ग्रेविटेशन में एक होता है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसमें सब पहला लॉ क्या होता है? पहला लॉ ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन की चारों तरफ घूमते रहते हैं वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। कैसे पाथ को फॉलो करते हैं? इलिप्टिकल पाथ को। और सन जो होगा वो किसी एक फोकस पे होगा उस एलिप्स के। किसी भी एलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक ये एक ये। ठीक है, तो सन जो है किसी एक फोकस पे होगा। ठीक। दूसरा कि सन से उस प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो उस एलिप्स का रेडियस होगा। तो वो जो रेडियस वेक्टर है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। चाहे प्लैनेट दूर हो सन से, चाहे प्लैनेट नजदीक हो सन से, वो जो रेडियस वेक्टर होगा वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगा। इसीलिए ये एरिया और ये एरिया मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होंगे। ठीक है। और बेटा साइड हट जाओ। और तीसरी बात ये होती है कि जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड का मतलब है कि प्लैनेट कितनी देर में एक चक्कर लगाता है सन के चारों तरफ। ठीक है, तो अर्थ के लिए ये टाइम पीरियड कितना होगा? 365 डेज का होगा, क्योंकि पूरे एक साल में अर्थ एक चक्कर लगाती है सन का, है ना? यस सर। तो वो जो टाइम यस सर, यस सर। वो जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होगा वो इस सेमी मेजर एक्सिस का, ये जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है और ये जो है एलिप्स का सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो वो जो टाइम पीरियड है उसका जो स्क्वायर होगा इस सेमी मेजर एक्सिस के इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जिसको कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो YouTube पे वीडियो डाला है वो बुक की लैंग्वेज में है, हम सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। न्यूटन ने ये Okay. कहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और इनके बीच में डिस्टेंस है कितना? इनके बीच में डिस्टेंस है, मान लेते हैं r। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा F21 फोर्स के साथ, और m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा F12 फोर्स के साथ। F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। ठीक है। तो न्यूटन ने एक बात Yes, sir. कही कि दोनों फोर्स जो है आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम कॉमनली F की बात करते हैं। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स ये एक दूसरे पर लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, मतलब m1 इंटू m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक। Yes, sir. तो जब दोनों को हम मर्ज करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आ जाता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल G होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन।
जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। क्या क्या बोलो? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है क्या? ये क्या? अभी आ रही है सर, अब आवाज आ रही है अभी। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इस जी की यूनिट हम निकाल के देखते हैं। जो जी की यूनिट होगी वो कैसे निकलेगी? तो जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बटे में m1 इंटू m2, है ना? तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो स्क्वायर, और यहाँ केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो अब आगे एक और चीज बताते हैं इसमें। अब देखो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसमें फोर्स लगा रहा है, तो पहले तो एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ये F21, ये F12, है ना? यस तो सर। देखो, इस जब इतना फोर्स इस मास पे लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगा A2। उस A2 की वैल्यू न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय मास होगा। यस सर। वही चीज यहाँ भी होगी, इसमें भी एक्सेलरेशन पैदा होगा इस फोर्स के कारण। वो एक्सेलरेशन हमने A1 नाम दे दिया, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F12 बाई M1, इसका मास, जो भी फोर्स इस पे लग रहा है डिवाइडेड बाय उसका मास। तो A1 की अपा वैल्यू A1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? F12 और F21 ये तो आपस में क्या थे? बराबर थे। और किसके बराबर हैं? किसके बराबर हैं? जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ F12 की वैल्यू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई यस सर। मास M1। यहाँ भी जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर हुआ डिवाइडेड बाई मास, मतलब M2। तो क्या कटेगा? इस केस में M1 कट जाएगा, इस केस में M2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? जी M2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा जी M1 बाई आर स्क्वायर, है ना? यस। पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे था तुम्हारा। यस सर। यस सर। अब देखो, अगर हम इस M1 M2 को पहला रिप्लेस करते क्वेश्चन हैं, बन गया है। ये हो गई अर्थ और ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया जिसका मास है m।
अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक, यस सर। तो देखो अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को किधर खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, यस सर। किससे खींचेगी, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर फोर्स से खींचेगी। जो अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा वो इतना लगाएगा, यस सर। इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन जो है वो कैसे पता चलेगा, फोर्स को इस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देने से। यस सर। तो देखो क्या कर रहा है, स्मॉल m कट जाएगा, स्मॉल एम और क्या स्मॉल एम। यस सर। E जी equals to कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। R। यहाँ कैपिटल M जो है वो क्या था, यहाँ कैपिटल M जो था वो था मास ऑफ अर्थ था। यस। ठीक, तो देखो यस इसमें सर। एक इम्पोर्टेंट बात कि नियर अर्थ सरफेस जो R होगा वो बराबर होगा किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। और अगर अर्थ अच्छा। सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर भी ऊंची है, हाइट पे है, तो रेडियस है 6400 किलोमीटर और हाइट है उसका 10 मीटर। तो 10 मीटर जो है वो नेग्लिजिबल वैल्यू है 6400 किलोमीटर के आगे। यस सर। तो हम ये थोड़े बोलेंगे कि 6400 किलोमीटर प्लस 10 मीटर ऊंचाई पे है ऑब्जेक्ट, हम सीधा सीधी नो कहेंगे सर। कि रेड सरफेस पे ही है ऑलमोस्ट वो। मतलब उस केस में ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही लेंगे, बराबर। है ना। यस सर। तो ये फॉर्मूला देखो, इसमें क्या हो जाएगा, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो जब हम कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे, मास की वैल्यू पुट करेंगे अर्थ के, और रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमको लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मिलती है। इसी को हम स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू यस टू सर। ग्रेविटी। ग्रेविटी। यस सर। ये है, यस सर। यस सर। तो देखो यही चीज, इस पे आ जाओ, तो ये एक ही जगह हो गया जी एफ बाई एम। एफ इक्वल टू क्या मिलता है, एम जी मिलता है। मतलब कितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, यही चीज क्या कहलाती है, वेट कहलाती है। वेट। वेट क्या है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, ठीक है। यस सर। यह है ये चीज। हाँ सर।